हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू स्टॉक बॉक्स बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है विशाल, आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस आर्टिकल्स, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स के। हम वो आर्टिकल्स चुन के लाए हैं जो हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए जिन न्यूज़ के बारे में, और जो इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। यूपीआई टू गो लाइव इन लंका मॉरिशस। यहाँ पे बात हो रही है हमारे यूपीआई की, और ये लाइव होने वाला है कहाँ पर? श्रीलंका में और मॉरिशस में। रुपे कार्ड विल बी ऑपरेशनल इन लैटो। अब बात हो रही है यहाँ पे हमारे फ्लैगशिप इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम की, जो पूरी दुनिया में अब फेमस है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। ये लॉन्च होगा श्रीलंका में और मॉरिशस में मंडे को। ठीक है, ये कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल जी और मॉरिशस के भी प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ विल विटनेस द लॉन्च ऑफ यूपीआई सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशस। सो एक साथ होगा, तीनों कंट्रीज के हेड्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक साथ यहाँ यूपीआई सर्विसेज लॉन्च होंगी। उसके साथ साथ रुपे कार्ड सर्विसेज मॉरिशस में अवेलेबल होगा, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है। सो रुपे कार्ड अभी कहाँ अवेलेबल होगा? सबसे पहले ये होगा मॉरिशस में सिर्फ, और बाकी इन सारी जगहों पर अवेलेबल होगा। श्रीलंका और मॉरिशस में क्या होगा? proper UPI services. Launch will enable availability of UPI settlement services for Indian nationals traveling to Sri Lanka and Mauritius as well. तो यहाँ पे इंडियन नेशनल्स को भी फायदा मिलेगा, राइट, जो श्रीलंका और मॉरिशस ट्रैवल करते हैं, और मॉरिशियन नेशनल्स जो ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया। तो एक्सटेंशन जो है रुपे कार्ड सर्विसेज का इन मॉरिशस, ये इनेबल करेगा मॉरिशियन बैंक्स को कि वो कार्ड इश्यूज करे बेस्ड ऑन रुपे मैकेनिज्म इन मॉरिशस। रुपे कार्ड्स कैन बी यूज फॉर सेटलमेंट्स बोथ इन इंडिया एंड मॉरिशस। सो अगर आपके पास रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड देखिए, कुछ लोग अगर समझ नहीं आ रहा है बता दो, रुपे आप अपने कार्ड पे देखिए, किसी न किसी के पास रुपे कार्ड जरूर होगा। जैसे कि वीजा लिखा होता है आपके कार्ड पे, या फिर आपके पास मास्टर कार्ड होता है, राइट। वैसे ही जो इसका इंडियन वर्जन है ये है रुपे, आप ऐसा समझिए। और अब इंडियन वर्जन यूज होगा इन दोनों कंट्रीज में, जहां जहां भी यूपीआई जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि रुपे कार्ड्स भी वहां पे जाएंगे, तो इंडियन नेशनल्स को तो स्पेसिफिकली फायदा है, राइट, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी, और इंडिया की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड इंडियंस. India has emerged as a leader in fintech innovation and digital public infrastructure. India ने emerge किया अपने आप को as a leader in fintech, मतलब financial technologies, finance plus technology को मिलाना। ठीक है, इस सेक्टर में इंडिया ने बहुत बढ़िया इनोवेशन किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो यूपीआई है ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमने बिल्ड किया है, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखा है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया है शेयरिंग आउट आर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इनोवेशन विद पार्टनर कंट्रीज। तो हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस चीज को कि जो भी हमारी इनोवेशन है, जो भी हमारे अचीवमेंट्स है, इसे हम शेयर करें हमारे पार्टनर्स के साथ, जो भी हमारी पार्टनर कंट्रीज है जिनसे हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, जो इंडिया को मानती है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती हैं, उनके साथ हम ये सारी चीजें शेयर करें, सारी टेक्निकल नो हाउ हम शेयर कर पाए। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे, स्टैट्स गुरु पावरिंग अप। अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ डेटास की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर एक ये प्रिंट करते हैं, तो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा इसे। India's increase in electricity demand over next 3 years is expected to be roughly equivalent to UK's current consumption. इंडिया का इस वक्त जो पूरा डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, मान लीजिए 3 साल में, ठीक है, ये पॉइंट तक जाएगा। और जो ये इंक्रीज है, राइट, ये जो इंक्रीज है इतना, ये इक्विवेलेंट है यूके के टोटल पावर कंजम्पशन के। आप सोचिए, जितना यूके कंज्यूम करता है उतनी एज अ कंट्री इलेक्ट्रिसिटी, उतना हम ग्रो कर जाएंगे 3 साल में हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी है 7% से इन 2023, हाईएस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। भी डिमांड एक्सपेक्टेड है कि 6% से ग्रो करेगी एटलीस्ट
2026 तक, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट। सो 7% पर एनम के स्पीड से अब ग्रो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, और 6% की स्पीड से तो ग्रो करेगी ही करेगी 2026 तक, ये कहना है इस एजेंसी का। आते हैं आगे पढ़ते हैं इसे। इंडिया रिमेन्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोग ईवी की बात करते हैं अभी भी, लेकिन मैं बता दूं, ईवी को आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, राइट, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं कोल से, तो तब तक ये कोई बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और स्मार्ट चीज नहीं रहने वाली जब तक हम कोल पे डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे हमें रिन्यूएबल सोर्सेज लाने पड़ेंगे, राइट, सोलर, ठीक है, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, इस टाइप की चीजों पे हमें डिपेंड करना होगा ज्यादा, रादर देन डिपेंडिंग ऑन कोल। तो इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है किस पर? कोल पर, टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स। शेयर ट्वाइस है पूरी दुनिया से। ओवर 70% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कोल से प्रोड्यूस होती है, और राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? एमिशंस भी बढ़ेंगे। एमिशंस का मतलब क्या हुआ? पोल्यूशन, राइट, क्योंकि इतनी कंपनीज इंडिया में खुल रही है तो ऑफ कोर्स इन्हें हमें पावर भी देना होगा, है ना। तो ये देखिए कंपैरिजन है सर्जिंग डिमांड का, मतलब बढ़ते हुए डिमांड का ईयर ऑन ईयर चेंज, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन परसेंटेज 2022 और 23। ग्रीन वाला 2022 का है, और ये जो आप दूसरा कलर देख रहे हैं क्रीम कलर, ये है 2023 का। अब देखिए इंडिया का 8.6 और 7, 3.7, 6.4। पूरे ग्लोबल आप देखिए, ग्लोबल आपको दिख रहा है कि 2022 में जो परसेंटेज चेंज था 2.4 था, और पूरे वर्ल्ड का, और एवरेज, और इस साल कितना है 2023 का कितना है? 2.2। और यहाँ पे यूएस की बात करें तो ये तो नेगेटिव ही हो गया है, 2.6%, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी, और अब कितना है? -1.6 2023 का। हाई डिपेंडेंस ऑन कोल की बात करें थे हम लोग, ये देखिए शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय सोर्स। अब देखिए कोल का सोर्स कितना ज्यादा है। कोल है यहां पर, ये पूरा 74.28%, राइट। इसके बाद क्या आता है? येलो कलर में क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर पे आते हैं हम, ये सेकंड नंबर पे आता है, और इसके बाद बहुत ही छोटे शेयर हमारे सोलर, विंड और ऑयल के। तो देखिए कितना बड़ा एक गैप है जो हमें फुलफिल करना है। यहाँ पे कोल से हमें डिपेंडेंसी अपनी हटानी, और इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हमें टेक्निकल इनोवेशन भी करने पड़ेंगे, ताकि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें वो एटलीस्ट इतनी चीप हो कि हम सारे इंडियंस, हमारे जितने भी लोग हैं, वो आराम से अफोर्ड कर पाए। ऐसा ना हो कि वो अनअफोर्डेबल हो। आज भी हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी तो वेरिएबल होनी चाहिए, राइट। सो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन उसको इस कॉस्ट पे लाना कि 140 करोड़ लोग यूज कर पाए, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त इंडिया के लिए। राइजिंग एमिशंस की बात करते हैं। मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया का आप देखिए, ये रहा ग्राफ, किस तरीके से यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा स्टडी ग्रोथ है। और साउथ ईस्ट एशिया जो यहाँ पे आप देखेंगे काफी स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रहा है, जबकि इंडिया में एक ड्रॉप आया है यहाँ पर, और उसके बाद और ज्यादा तेजी से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बढ़े हैं, जस्ट ऑफ कोर्स क्योंकि वी आर शोइंग इमेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो उसके साथ एमिशंस होना इज वेरी नेचुरल। अगर आप यूएस, चाइना, यूके, इन सबकी हिस्ट्री देखेंगे, जब ये इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे जैसे इंडिया हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन था वहां पे, एमिशंस आउट ऑफ कंट्रोल थे। तो ये एक प्रॉब्लम हर कंट्री के साथ आती है कि कुछ साल तक आपको एमिशंस बढ़ाने होंगे, और उसके बाद जब आपकी कंट्री एक स्टेबल ग्रोथ रेट पे आ जाती है, जब लोगों की इनकम अच्छी हो जाती है, आपके पास सरप्लस पैसा होता है, तब आप स्पेंड कर सकते हैं इन चीजों पर, और इंप्रूव कर सकते हैं अपने एमिशंस को और ओवरऑल लिविंग कंडीशंस को। आते हैं कुछ ब्रीफ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। मस्क ऑर्डर टू टेस्टिफाई इन एसईसी's एक्स प्रोब ऑन February 11। एक फेडरल कोर्ट है कैलिफोर्निया में, वो इन्फोर्स कर रहा है एक सबीना फॉर एलॉन मस्क टू टेस्टिफाई बिफोर यूएस एसईसी। जैसे इंडिया में क्या है? सेबी, वैसे यूएस में है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, रिगार्डिंग पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ फेडरल सिक्योरिटीज लॉज इन कनेक्शन विद दिस परचेज ऑफ एग्स। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूल द एविडेंस गैदर्ड, कोर्ट ने कहा कि एविडेंस गैदर किया गया है वो रेलेवेंट है, मटेरियल है टू एसईसी's इन्वेस्टिगेशन, और जो भी टेस्टिमनी है उन्हें रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम एलॉन मस्क, एंड
यहाँ पे आप देखिए कि जो इन्होंने परचेज किया था एक्स मतलब ट्विटर, राइट, ट्विटर परचेज किया, यहाँ पे एसईसी को लगता है कि कुछ इरेगुलरिटीज की गई हैं उनकी तरफ से, वायलेशंस हुए हैं फेडरल सिक्योरिटीज लॉज के। तो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आते हैं इसमें आगे। टाइम्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लिंक टू यूएस सैंक्शन ईरानियन कंपनी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने प्रोवाइड किया है बैंकिंग सर्विसेज टू अ चाइनीज फर्म जो इंपोर्ट कर रहा था गुड्स फ्रॉम टू यूएस सैंक्शन ईरानियन फर्म्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे इल्जाम लगाया गया है, ये एलिगेशंस हैं कि इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज दी उन कंपनीज को, ठीक है, टू चाइनीज फर्म को जो सैंक्शन कंपनी से गुड्स इंपोर्ट कर रहा था। तो ये चाइनीज फर्म थी, ये गुड्स किससे बाय कर रही थी, ये बाय कर रही थी गुड्स किससे, ईरान की दो कंपनी से जिसपे यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। अब यूएस के सैंक्शंस अगर किसी कंपनी में लग जाते हैं और अगर आप उनसे ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो आपके ऊपर लग जाता है बैन, ठीक है, आप यूएस में काम नहीं कर सकते और यूएस बैंक्स के साथ भी आप काम नहीं कर सकते, आपको डॉलर मिलेगा ही नहीं, सबसे पहली बात। और अगर कोई बैंक्स भी पकड़े करता जाता है तब देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को यूएस बंद तो नहीं करने वाला, बट यस इन्हें पेनलाइज जरूर किया जा सकता है। सो लेट्स सी आगे किस तरह की डेवलपमेंट्स आती हैं व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और ये जो लीक है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो सर्विसेज थी ये यूज की गई थी 2.1 मिलियन यूरोज के ट्रेड के लिए बिटवीन चाइनीज फर्म एंड टू ईरानियन कंपनीज थ्रू इंडियन इंटरमीडियरीज, totally up for a fight to win UK election. British Prime Minister ऋषि सुनक जी ने कहा है कि he is totally up for the fight. वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को पिच किया, ठीक है, टू द इलेक्टोरेट टू विन अनदर टर्म फॉर गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को गवर्न करने के लिए इन्होंने अपने पिच पॉलिसीज को पिच किया एंड ही इज प्रिपेयर कि वो सेकेंड हाफ जो है उसमें भी आए, ठीक है, और लीड करें। ब्रिटिश इंडियन लीडर सेज ही हैड रीजंस टू बी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज द इकोनॉमी वाज पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि उनके पास रीजंस हैं जिसके वजह से ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि यूके इकोनॉमी जो बहुत दिन से बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है इज ऑन अ रोड ऑन अ राइट डायरेक्शन। और यहाँ पे उनका कहना है, ये मानना है कि ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट और उन्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है काफी सारी यूके की इकोनॉमी में। सो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स आल्सो कीप एन अपडेट कि क्या होता है यूके में। एंड ऋषि सुनक जी क्या सेकेंड टर्म के लिए भी वापस आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। Putin, three others in fray for Russian presidency. Russia's registration of candidates for March presidential election has closed. TASS reported on Sunday. अब ये बहुत ही आपको लगेगा कि ये तो बड़ी अनयूजुअल न्यूज़ है, राइट। रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के इलेक्शंस को तो बस एक फॉर्मेलिटी माना जाता है। पुतिन ही वहाँ पे हर बार जीत रहे हैं और वो अपने जो भी इनके जो इनके अगेंस्ट बोलते हैं, इनके ओपोनेंट्स होते हैं, वो यूजुअली गायब हो जाते हैं। सो TASS रिपोर्टेड ऑन संडे विद अ लिस्ट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हु इज एक्सपेक्टेड टू win and three politicians who all support Moscow's war in Ukraine. The list did not include the Russian anti-war candidate Boris after Central Election Commission barred him on Thursday from running. Central Election Commission ने बोरिस को पे रोक लगा दी, बैन लगा दिया कि वो इलेक्शंस के लिए नहीं रन कर सकते हैं क्योंकि वो एंटी यूक्रेन वॉर थे और जो भी सपोर्ट कर रहे थे पॉलिटिशियंस they are expected to win along with Vladimir Putin. This is like a rubber stamp election जहाँ तक हमें लगता है and it doesn't hold any importance. EY added 700 million debt for failed spin-off of Cost. EY took more than $700 million in extra debt to deal with costs related to failed plan to spin off its consulting unit. Financial Times का कहना है EY हम Ernst & Young के नाम से जानते हैं, ठीक है, दुनिया में जो बिग फोर कंसल्टेंसीज हैं उनमें से ये एक है। आप देखेंगे बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स में भी डिलॉयट EY आई थिंक थर्ड पे आती है। तो बोरिंग एट द अकाउंटिंग फर्म मोर देन ट्रिपल फ्रॉम ईयर टू $983 million एज ऑफ जून 30। तो काफी ज्यादा इन्हें डेट्स उठाने पड़ रहे हैं कॉस्ट को कवर करने के लिए, ठीक है, इन्होंने लोन लिया है और अपने कंसल्टेंसी बिजनेस को ये और ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। Cisco to cut thousands of jobs, focus on high growth. Cisco प्लान कर रहा है कि वो रीस्ट्रक्चर करे अपने बिजनेस को, ठीक है, यहाँ पे ये ले ऑफ करेगा thousands of employees और ये बहुत ही कॉमन न्यूज आ रही है आजकल ले ऑफ्स की,
ठीक है, ये फोकस करना चाहता है हाई ग्रोथ एरियाज में अकॉर्डिंग टू 3 सोर्सेज फेमिलियर विद द मैटर। कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी ने कहा है कि इसका एम्प्लॉय काउंट है 84,900, अच्छा खासा इनके पास। अब देखिए एम्प्लॉय काउंट है अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट, और कंपनी स्टिल डिसाइड कर रहा है कि कितने लोगों को अभी इन्हें ले ऑफ करना है। तो इनका फोकस है कि ये हाई ग्रोथ एरियाज पे फोकस करेगा और लो ग्रोथ एरियाज पे अब अपना ध्यान ज्यादा नहीं देगा, ठीक है, ध्यान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा अपने फोकस को। सो यहाँ पे ले ऑफ देखने को मिलेंगे, और भी ऐसी बहुत सारी यूएस की कंपनीज हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे ले ऑफ देखने को मिल रहा है। सो वी हैव टू सी कि ये सिचुएशन कब से इंप्रूव होना शुरू होगा, राइट, बिकॉज बहुत दिन से हम ले ऑफ देख रहे हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जितनी भी कंपनीज हैं वहां पे अच्छा खासा हमें ले ऑफ देखने को मिल रहा है, एंड वी हैव टू सी अ टर्न अराउंड। और मैं आपको बता दूं ये ले ऑफ्स आ रहे हैं बट ये कंपनीज खराब नहीं परफॉर्म कर रही हैं, द परफॉर्मेंस इज गुड, प्रॉफिट्स आर नॉट बैड, प्रॉफिट्स आर गुड। अगर आप S&P देखिए, यूएस में इंडेक्स है ना S&P, ठीक है, और नैस्डैक को देखें, यहाँ पे आप देखिए जितनी भी आईटी कंपनीज हैं ये लीड कर रही हैं पूरे स्टॉक मार्केट को, ठीक है, ये लीड कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे ले ऑफ्स भी कर रही हैं, ठीक है। तो कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन उसे और प्रॉफिट प्रोवाइड करना है अपने शेयर होल्डर्स को, और इसका रीजन ये है कि ये एक रीजन ये कि ले ऑफ कर रही है, प्लस ये भी हुआ है कि इन्होंने काफी ज्यादा ओवर हायरिंग भी की थी, ठीक है, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हायरिंग की थी। और इसका भी रीजन था क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था कोविड के बाद कि इसको फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल था। तो आप जब क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे आप तब हायरिंग नहीं करेंगे, राइट, आप पहले से कुछ लोगों को बफर में रखेंगे हमेशा। तो डिमांड फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है, और इसको ओवर एस्टिमेट भी कर लिया था सारी कंपनीज ने, क्योंकि ऑफकोर्स इतना हाई ग्रोथ जरूरी नहीं है कि स्टेबल रहे, जिसकी वजह से अब हमें करना क्या पड़ रहा है, ओवर हायर किया और अब हम कर रहे हैं ले ऑफ। तो ये रीजन है। तो ये कंपनीज बुरा नहीं परफॉर्म कर रही है, बट ये उनके पास, उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो कंपनी की एफिशिएंसी कम हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।